बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 को हल किया था। आज हम इसमें प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 हल करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें 9 भाग दिए गए हैं और प्रश्न में हमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, आप देखिए। और इसमें हमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है फर्स्ट पार्ट में संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो बच्चों इसके लिए हमें एक समीकरण बना करके देनी है। तो देखिए मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपके सामने हल करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है हमें, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो जैसा सवाल में स्टेटमेंट हमें दिया गया है, हम उसी स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ लिख देते हैं कि संख्याओं x और 4, यानी कि दो संख्या हैं x और 4 और उनका योग कितना है 9। तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण हमारी क्या बनेगी, x + 4, यानी x और 4 का योग कितना होता है, 9 होता है। बस बच्चों यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में हमें क्या लिखा है बच्चों, देखिए y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। यानी y एक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, y का मान कुछ भी हो सकता है। उस y के मान में से हम अगर 2 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, y - 2 = 8। अब आप समझ गए होंगे कि y का मान क्या है। y का मान यहाँ पर 10 है। ठीक है। तो 10 में से जब हम 2 घटाते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं, 8 प्राप्त होते हैं। यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब बच्चों देखते हैं इसका तीसरे प्रश्न का स्टेटमेंट। तीसरा पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, a का 10 गुना 70 है। a का कितने गुना, 10 गुना। तो देखिए a कोई भी संख्या है हमारी, एक अचर पद है, जिसको अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 70 प्राप्त होता है। तो बच्चों इसको हम दूसरे तरीके से क्या करेंगे, 10 को जब हम a से गुणा करेंगे तो इसका आप दूसरा आंसर ये भी लिख सकते हैं, 10a = 70। ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट 4 में हमें क्या लिखा है, 4 में लिखा है कि संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। कोई संख्या है b, उसको अगर हम किससे भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 6। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट आपके सामने है, संख्या b है, इस b में हम किसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ये आपका चौथा समीकरण तैयार हो गया। इस प्रकार से आपको ये समीकरण बनाने हैं। और देखिए आगे पांचवा स्टेटमेंट देखिए। पांचवें में हमें क्या लिख कर दिया है, पांचवें में लिखा गया है कि t का 3/4 15 है। ये t है, इसका कितना, 3/4। t का अगर हम गुणा 3/4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 15 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 15। ठीक है। अब इसे भी हम हल कर देंगे। देखिए t को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3t/4 = 15। ठीक है। यह आपकी चौथी स्टेटमेंट हो गई, पांचवी। अब देखिए बच्चों छठा स्टेटमेंट। छठे में प्रश्न में हमें क्या दिया है, जो छठा भाग है उसमें हमें दिया है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यह आपका छठा स्टेटमेंट है, m का 7 गुना। ठीक है। और उसमें +7 अगर हम करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 77 प्राप्त होता है। तो अब हम इसे किस प्रकार से लिख देंगे, 7 को m से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7m + 7 = 77। ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं आपका अगला स्टेटमेंट है 7 नंबर। 7 नंबर को देखते हैं बच्चों। देखिए 7 नंबर में दिया है बच्चों हमको, एक संख्या x की चौथाई
ऋण 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x है, तो देखिए सातवां हम कैसे करेंगे, सातवें को मैं भी आपको करके बताता हूँ। सातवां प्रश्न आपका इसमें लिखा गया है, एक संख्या x की, एक संख्या है x, उसकी चौथाई यानी कि x बटे 4, 1/4 होता है वैसे चौथाई, तो एक को x से गुणा करेंगे तो आप एक x ही आएगा, x बटे 4, ठीक है। और इसका ऋण, चौथाई में चौथाई का ऋण का मतलब -4 हमें क्या देता है, 4 देता है। ये आपका सातवां स्टेटमेंट हो गया। अब हम देखते हैं इसका आठवें में हमें क्या दिया है, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं, y का 6 गुना क्या हो गया, 6y, यानी y को 6 से गुणा करेंगे तो 6y, और इस 6 गुने में से हम अगर 6 घटाएं, -6 घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो आपको 60 प्राप्त होता है। ये 60 प्राप्त हो गया। ये आपका सातवां समीकरण हो गया। अब अंतिम देखिए बच्चों, नवे में हमें क्या दिया है, नवे भाग में हमें दिया है, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें, कोई संख्या z है उसका 1/3 यानी कि ये z और इसका 1/3 में अगर हम क्या जोड़ें, 3 जोड़ें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो इससे पहले हल कर लेते हैं। तो z को अगर हम 1/3 से गुणा करेंगे तो ये आपका, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, z/3 प्लस 3 बराबर 30। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो संख्या है आपकी, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/3 z प्लस 3 बराबर 30। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, मैं इसे पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। जिस प्रकार अभी हम प्रश्न संख्या 4 को कर रहे थे, तो 4 को जब हमने किया था तो हमने क्या देखा उसमें कि हमें सामान्य कथन दिए गए थे, उनको हमें समीकरण के रूप में लिखना था। अब हमें समीकरण दिए गए हैं, उन्हें सामान्य कथनों के रूप में लिखना है, यानी उस प्रश्न का बिल्कुल उल्टा है ये। तो अब देखिए हम इसका 5वां प्रश्न, इस प्रश्न में हमें बच्चों टोटल 8 भाग दिए गए हैं। उन 8 भागों को देखिए, हम सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं, और मैं आपका पहला पार्ट यहाँ पर ले रहा हूँ। पहले पार्ट को हम हल करते हैं। तो देखिए पहले पार्ट में हमें क्या दिया है, पहले पार्ट में दिया है p+4 बराबर 15, ठीक है। तो बच्चों हम यह क्या लिखेंगे, इसमें देखिए आप क्या किया गया है, p में 4 जोड़ा गया है और 15 बराबर में किया गया है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखिए पहला प्रश्न का हल, p और 4 का योग 15 है या 15 प्राप्त होता है। ये आपका पहले पार्ट का उत्तर है। दूसरा पार्ट देखिए इसका, दूसरे पार्ट में प्रश्न में देखिए आप क्या लिखा हुआ है, m-7 बराबर 3, यानी क्या लिखेंगे कि m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं। ये आपका दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन देखिए, तीसरे कथन में क्या लिखा, तीसरे समीकरण में क्या दिया है, 2m बराबर 7। बच्चों m के साथ 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2m से गुणा किया हुआ है। आप हमेशा देख लेना, जब भी किसी चर के साथ कोई अंक आपको अचर दिखाई देता है तो वो अचर उसके साथ गुणा हुआ होता है। यह आप ध्यान से रखें, ध्यान से देख लें इसको। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2m बराबर 7 का मतलब है, देखिए m को 2 से गुणा करने पर 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। ये हो गया। अब हमारा आता है कथन चौथे कथन में क्या दिया, देखो m/5 बराबर 3, यानी क्या लिखेंगे चौथे में, हम चौथे में लिखेंगे m को 5 से
भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। यह आपका चौथा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पाँचवें समीकरण में हमें क्या दिया है? 3m/5 बराबर 6, यानी कि m का 3/5 क्या लिखेंगे? m का 3/5 भाग, m का 3/5 भाग क्या है? 3/5 भाग आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरा मैं यहाँ ऑब्लिक में कर रहा हूँ। m का 3/5 भाग कितना है? प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 6 है। यह 6 प्राप्त होता है। एक तरीका आपने ये लिख दिया। दूसरा मैं आपको और बता रहा हूँ, इसी को देख लीजिए। m को 3/5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा प्रश्न आता है पार्ट 6 पार्ट में हमें क्या दिया है? देखिए 3p + 4 बराबर 25। तो हम यहाँ क्या करेंगे? देखिए p को पहले 3 से गुणा किया गया है, फिर उसमें 4 जोड़ा गया है और उसके बाद हमें 25 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए p को 3 से गुणा करके 4 जोड़ने पर या p के 3 गुना और 4 का योग जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। 25 प्राप्त होता है। इसे आप दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं? p को 3 से गुणा करने पर प्लस 4 जोड़ने पर, p के 3 गुना में 4 जोड़ने पर, या p का 3 गुना और 4 का योग कितना होता है? 25 होता है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा भाग 7th भाग में हमें क्या दिया है? देखिए 4p - 2 बराबर 18। क्या दिया है? 4p - 2 बराबर 18, यानी p को 4 से गुणा और 2 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 18 प्राप्त होता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं? p को 4 से गुणा करने पर उसमें से 2 घटाने पर, p के 4 गुणा में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका भाग देखिए 8वां भाग। 8वें भाग में हमें क्या दिया है? p/2 + 2 बराबर 8। देखिए p को 2 से भाग देकर 2 जोड़कर क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका 8वां हो गया। इसका भी दूसरा तरीका है। p का 1/2 प्लस 2, नहीं, p का 1/2 और 2 का योगफल 8 प्राप्त होता है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों हमारा ये प्रश्न संख्या 5 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का हम कुछ स्थितियाँ हमें यहाँ दी गई हैं, उनके हमें समीकरण बनाने हैं। प्रश्न में हमें टोटल 4 भाग दिए गए हैं। 4 भाग में से हम प्रत्येक भाग को बारी बारी से यहाँ करते हैं। तो बच्चों पहला भाग मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ लिखा है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के कंचों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं? m मान लीजिए। और अब आपको एक समीकरण यहाँ पर
तैयार करनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम परिमित के पास कंचों की संख्या क्या मानेंगे, m, क्योंकि हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि परिमित के कंचों की संख्या आपको क्या माननी है, m माननी है। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, माना छठे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट यहाँ हम कर रहे हैं। देखिए, माना परमित के पास कंचों की संख्या बराबर m ले लिया हमने, ठीक है। अब वो कहता है कि उसके पास जो कंचे हैं उनके 5 गुने से, तो m का 5 गुना, देखिए m का 5 गुना क्या हो गया, 5m हो गया, ठीक है। यानी m को हम 5 से गुना करेंगे तो 5m हो गया, और गुने में 7 अधिक हैं, प्लस में 7 और करने हैं, 7 अधिक हैं, और 7 अधिक होने के बाद वो कहता है इरफान के पास कितने हैं, 37 कंचे हैं। तो इरफान का पास कितने हो गए, 37। देखिए अब फिर दोबारा से समझिए इसको, परमित के पास कंचों की संख्या हम m मान रहे हैं यहाँ पर, तो m मान लिया। तो अब प्रश्न हमारा ये कहता है कि इरफान कहता है कि उसके पास, यानी किसके पास, इरफान के पास जो m कंचे परमित के पास हैं उनसे 5 गुने से भी 7 अधिक है, और इतने अधिक होने के बाद उसके पास कितने हैं, 37। तो बच्चों समीकरण का मतलब ये होता है, जब हम समान या समान का चिन्ह लगा रहे हैं, समता का चिन्ह अगर लगा रहे हैं तो हमें इन दोनों को बराबर करना होता है। अब ये 37 कंचे जो हैं किसके पास, इरफान के पास हैं, उनके बराबर हमको ये किसके करने हैं, परमित के करने हैं। तो अब ये दोनों हमारा LHS और RHS यहाँ बराबर हो गया, इसलिए आपका यही एक समीकरण होगा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है। सेकंड पार्ट में दिया है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो हम लड़की की यानी लक्ष्मी की आयु क्या मानेंगे, यहाँ दे रखा है ब्रैकेट में, लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए, y वर्ष लेना है हमको। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना लक्ष्मी की आयु बराबर y है, y हो गई। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि उसके पिता की जो आयु है वो उस लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो y का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और उससे कितनी अधिक है, उस 3 गुने से भी 4 वर्ष अधिक है, तो प्लस में 4 करेंगे, तब जा कर के उसके पिता की जो आयु है 49 वर्ष उसके बराबर होगी। अब देखिए ये 49 वर्ष उसके पिता की आयु है, पिता की आयु जो है उस लड़की की आयु यानी y की 3 गुने से 4 अधिक है। तो इधर y का 3 गुना प्लस 4 बराबर है 49 के। तो यही आपका उत्तर होगा, यानी ये समीकरण आपको बनानी है। इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये 4 जब इधर जाएगा तो ये 45 हो जाएंगे, माइनस होंगे, और माइनस में जब हम 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 आएगा y का मान, यानी लड़की की आयु है 15 वर्ष, और उसके जो पिता हैं उसकी 15 वर्ष की 3 गुनी कितनी हो गई, 45 वर्ष, और उस 45 वर्ष में वो 3 गुने से भी 4 वर्ष अधिक है, यानी 45 4 49। तो ये आपका समीकरण हो गया दूसरे का। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या दिया है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। या धन से मतलब पैसा नहीं, धन का मतलब है दुगने में प्लस 7, दुगने में क्या करना है, प्लस 7। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। तो न्यूनतम प्राप्त किए अंकों को L लीजिए। तो हम न्यूनतम अंक क्या लेंगे यहाँ पर, L। देखिए लिखते हैं इसको यहाँ पर, माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक
न्यूनतम अंक बराबर क्या है, L है। ठीक है, अब उसके बाद अब समीकरण देखते हैं। अब न्यूनतम जो अंक हैं उनके दुगना, न्यूनतम अंक का दुगना, क्या दिया गया है सवाल में, न्यूनतम अंक का दुगना यानी L का दुगना। तो देखिए L का दुगना क्या हो जाएगा, 2L, और उससे धन 7, उसमें भी प्लस कितना करेंगे, प्लस करेंगे 7, और जब ये बराबर किसके होता है, 87 के बराबर होता है। ये आपका तीसरे प्रश्न का समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं प्रश्न संख्या इसका देखिए बच्चों, अब इसका हम देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हमें क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उस त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार का दुगना है। ठीक है, तो मान लीजिए प्रत्येक आधार का कोण 20 डिग्री है, 20 डिग्री मान लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। माना आधार का प्रत्येक कोण क्या है, B। प्रश्नानुसार जैसा हमें प्रश्न कहता है हम उसी के अनुसार करेंगे काम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना आधार का प्रत्येक कोण, माना आधार का प्रत्येक कोण बराबर क्या है, B हो गया। आगे वो कहता है कि प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। कितना है, दुगना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शीर्ष जो है वो दुगना है, इसलिए शीर्ष कोण क्या लिखेंगे, इसलिए शीर्ष कोण बराबर हो गया 2B। ठीक है, 2B हो गया। अब हमें एक यहाँ पर एक क्लू दिया गया है, एक संकेत दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों देखिए ये तो हमारा हो गया शीर्ष कोण। ठीक है, और 2 आधार बताए गए हैं हमें यहाँ पर। प्रत्येक आधार जो दिया गया है ना, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ एक समीकरण बनता है। उस समीकरण को हम यहाँ किस तरह से करेंगे, इसलिए ये जो स्थिति है इस स्थिति के आधार पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए 2B प्लस एक भुजा B दूसरी भुजा B बराबर, वो एक शीर्ष कोण B है, दूसरा शीर्ष कोण भी B है। ठीक है, और बराबर ये कितने के हैं, 180 डिग्री के। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए, 2B 3B 4B। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, 4B बराबर 180 डिग्री। अब 4B बराबर 180 डिग्री हो गया, तो यहीं हम इसका आंसर छोड़ देंगे। ये आपका एक समीकरण बन गया है। इसमें ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के कोण योग का जो नियम होता है उससे हमने इसको यहाँ पर निकाला है, जो हमें प्रश्न में दिया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, त्रिभुज के कोण योग नियम से ये आपके पास आया है 4B बराबर 180 डिग्री। क्योंकि एक कोण, 2 कोण और 3 कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी प्रश्न के साथ आपकी प्रश्नावली 4.1 यहाँ पूरी होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।